अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये वाक़या जिन बुजुर्ग ने सुनाया उनकी 2010 में 70 साल की उम्र में वफात हो गई। ये एक सच्चा वाक़या है, उन बुजुर्ग की ज़ुबानी सुनिए। मेरी पैदाइश सन 1940 में भारत की रियासत जूनागढ़ में हुई थी। जूनागढ़ जिसे पहले पाकिस्तान में शामिल किया गया था, बाज़ वजूहात की बिना पर जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल ना हो सका। हम वहाँ से हिजरत करके सन 1950 में कराची की एक नवाही बस्ती में आ गए और यहीं आकर बस गए। मेरे वालिद भटियारे का काम किया करते थे, यानी खाना पकाने का, जिन्हें नाई भी कहा जाता है। हिजरत करके पाकिस्तान आने के बाद मैं भी वालिद साहब के साथ कम उम्र में ही शादी ब्याह की तकरीबात पर खाना पकाने जाया करता था, जिसकी वजह से 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं एक माहिर खाना बनाने वाला भटियारा बन चुका था। लोग हमें सिर्फ शादी की तकरीबात पर ही नहीं बल्कि फौतगी पर भी खाना पकाने के लिए बुलाते थे। हम खूब मेहनत से काम करते थे। कभी काम ज्यादा मिल जाता तो कभी कम होता। अगर काम ज्यादा होता तो हम बाप बेटा एक जगह जाने के बजाय मुख्तलिफ जगहों पर जाकर काम करते ताकि आमदनी ज्यादा हो, कमाई अच्छी हो जाए। उन दिनों आबादियां ज्यादा नहीं हुआ करती थी और हमने पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद हिजरत की थी, इसलिए ज्यादातर मकान और दुकानें उन लोगों को मिल चुके थे जो सन 1947 में भारत से पाकिस्तान आ गए थे। उन्हें हिंदुओं और सिखों के पाकिस्तान में छोड़े हुए मकान मिल चुके थे, लेकिन हमें जो मकान मिला वो ज्यादा गुंजान आबादी में नहीं था, मगर यह भी शुक्र था कि हमें मकान मिल गया था। शादी ब्याह की तकरीबात में खाना पकाने के लिए हमें वक्त बेवक्त कई जगहों पर जाना पड़ता। मेरे वालिद साहब एक माहिर भटियारे थे, जिसकी वजह से उनकी धूम दूर दूर तक थी। पाकिस्तान आने के थोड़े ही अरसे बाद तक उन्होंने अपना काफी नाम बना लिया था और हमारे आसपास ऐसे कई खानदान आबाद थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे और कुछ हमारी बिरादरी के भी लोग थे। अब्बा मेरे काम से बहुत खुश थे। पढ़ाई लिखाई मैंने 5 जमातों के बाद ही छोड़ रखी थी, इसीलिए अब्बा ने मुझे काम पर लगा दिया था। ये सर्दियों की एक शाम का वाकया है। मैं और अब्बा एक निकाह की तकरीब में खाना पकाने चले गए। इत्तिफाकन उस दिन काम ज्यादा नहीं था और हम दोनों इकट्ठे उसी एक तकरीब में चल पड़े। अब्बा कहने लगे, चल दोनों बाप बेटा चलते हैं, तू मेरे साथ होगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा और वापस इकट्ठे आ जाएंगे। घर में मेरी अम्मा और छोटी बहन थी। हम असर की नमाज पढ़ते ही उस तकरीब वाले घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि वहां पर शाम की तकरीब थी। वो घर वहां से चंद किलोमीटर एक अच्छी आबादी में था और हमारे घर के आसपास ज्यादातर वीराना ही था। हमारे घर से कुछ फासले पर एक वीरान कब्रिस्तान था, जहां टूटी फूटी कब्रें थी। अब यहाँ मुर्दे दफनाने लोग नहीं आते थे। तकसीम हिंद से पहले यहाँ कोई बस्ती आबाद थी, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं था। हमारी आबादी उससे जरा परे हटकर थी। अब हम उस घर पहुंच गए जहां निकाह की एक तकरीब थी। 60-70 लोगों के लिए खाना बनाना था। मैं अब्बा की खाना बनाने में मदद करने लगा। खाना पक चुका और खाना मेहमानों में तकसीम हुआ। फिर मैंने और अब्बा ने भी वहीं खाना खाया। फिर जब हमने वहां से इजाजत चाही तो मेजबान कहने लगा, हमारे कुछ मेहमान पंजाब से आ रहे हैं, सुबह उनके नाश्ते वगैरह का भी बंदोबस्त करना होगा। अगर आज रात आप यहाँ रुक जाएं और सुबह का काम भी आपके जिम्मे हो जाए। अब्बा कहने लगे, ये तो आपने पहले बताया ही नहीं। हमारा घर तो यहाँ से कुछ दूर है और मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी बेटी अकेली है। वापस जाना भी जरूरी है। शाम का अंधेरा पड़ रहा है, हम सुबह आ जाएंगे। मगर हमारा मेजबान ना माना और वो इसरार करने लगा कि सुबह आपको आने में देर हो जाएगी, पैदल आना जाना होगा। इतनी दूर से कैसे आ पाएंगे? आप नाश्ते के वक्त तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए आप रुक जाएं। जब उसने ज्यादा इसरार किया तो अब्बा कहने लगे, अच्छा मैं अपने बेटे को घर भेज देता हूं और खुद यहीं रुक जाता हूं। इस पर वो मान गए और अब्बा मुझसे कहने लगे, अमीन बेटा तुम घर जाओ, रात बहुत देर हो गई है, शाम का अंधेरा गहरा हो गया है, रात बढ़ रही है, ध्यान से जाना। वो मुझे भेज तो रहे थे मगर दिल में डर भी महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह यह थी कि वो मुझे इस वक्त अकेला नहीं भेजना चाहते थे, मगर मजबूरी थी। मैं बहादुर था और जवान खून। अब्बा को तसल्ली दी और उनसे इजाजत लेकर रवाना हो गया। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मैं तेज कदम उठाता उनके घर से निकला और अपनी बस्ती की जानिब चल पड़ा। हमारी बस्ती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वहां से काफी दूर थी। रात का हौलनाक सन्नाटा चारसू फैला हुआ था। मैंने अपने कंधे पर अपना गरचा उठा रखा था। गरचा उस बड़ी सी डोरीनुमा चम्मच को कहते हैं जो देगों में खाना पकाते वक्त मारा जाता है। मैं अपनी धुन में मगन चलता जा रहा था। चलते चलते मैं आधे से ज्यादा सफर तय कर गया और फिर
उस वीराने से गुजरने लगा जहां वही पुराना कब्रिस्तान था। कच्चे रास्ते के इर्द गिर्द ऊंचे नीचे दरख्त भूतों की मानिंद सर उठाए खड़े थे, मगर मैं गुनगुनाता हुआ बेखौफ आगे बढ़ रहा था कि अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज दाएं जानिब से दरख्तों के झुंड से आ रही थी। मैं हैरान तो हुआ, मगर दिल एक बार जोर से धड़का। दिल में खौफ महसूस हुआ। ये किसकी आवाज है? आवाज निस्वानी थी, किसी लड़की के हंसने की आवाज थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि ये कौन है कि अचानक दाएं तरफ के झुंड से एक साया निकलता नजर आया। मैं एकदम से डर गया कि ये कौन है। साया तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। सियाह लिबास में लिपटा वो कोई पुरस्कार शख्स था। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। वो साया मेरे पास पहुंच गया। अब जो चांदनी में देखा तो वो एक भयानक सूरत आदमी था, अजीब से हुलिये में मलबूस। मैं खौफजदा हो गया। वो शख्स मेरे करीब आकर रुक गया और मुझे गौर से देखने लगा और बोला, कौन हो भाई, और इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? मैं खौफजदा आवाज में बोला, मुसाफिर हूँ, अपनी बस्ती जा रहा हूँ। मगर आप कौन हैं? और इस वीराने में? उसने मेरा सवाल नजरअंदाज करते हुए मेरे कंधे पर गर्चा देखकर पूछा, क्या काम करते हो? मैंने जवाब दिया, नाई हूँ, भटियारा। ओह अच्छा, मतलब खाना पकाने वाले। जी हाँ, हम जद्दी पुश्ती नाई हैं, खाना पकाने का काम करते हैं। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, बहुत खूब, बहुत मौके पर मिले हो। चलो, हमारे यहाँ एक छोटी सी तकरीब है। हमारे बेटे की शादी है, खाना तैयार कर दो, बहुत कुछ देंगे तुम्हें। मेरा खौफ कदरे कम हुआ, मगर दिल में अभी भी डर रहा था। कैसी शादी भाई? मैंने कहा, और मुझे तो यहाँ कोई शादी नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं भाई, मुझे घर जाना है, मेरे घर में मेरी माँ बहन अकेली हैं। आदमी कहने लगा, देखो डरो मत, मैं इधर ही पास की बस्ती में रहता हूँ। कोई नाई की तलाश में ही निकला था जो हमारे लिए खाना तैयार कर दे। इस वक्त इतनी रात के अंधेरे में? हाँ, हमारी बस्ती में कोई भटियारा नहीं मिला, तुम मिल गए, तो चलो हमारा खाना ही बना दो। नहीं भाई, तुम कोई और ढूंढ लो। मैं ये कहकर चल पड़ा। जो ही मैं चलने के लिए बढ़ा तो एकदम से ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने एक निहायत हसीन औरत खड़ी थी, बेइंतहा खूबसूरत, जिसे मैं एक लम्हे के लिए देखते का देखता रह गया। मैं हैरान परेशान था। अभी चंद लम्हे पहले तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई? देखें, आप हमारी बात मान जाएं, हमारी दावत बिना खाने के फीकी पड़ जाएगी। उस औरत ने लगावट भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? देखें, हम आपको दुगनी मजदूरी देंगे, बस 30-40 लोगों का खाना बना दें। हम वादा करते हैं, हम आपको आपके घर तक छोड़ाएंगे। उस औरत ने कहा तो उस आदमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दुलारी, मैं इसे कह चुका हूं, ये जो कहता है इसे दे देंगे। परेशानी यह है कि इस वक्त भटियारा लेने शहर जाना पड़ेगा। ये रास्ते में ही मिल गया, चलो शायद तुम्हारी बात मान ले। वो आदमी उस औरत से कह रहा था। औरत ने बड़े लाड से कहा, मानेंगे कैसी नहीं, मेरी बात तो जरूर मानेंगे। औरत ने इतने प्यार भरे लहजे में कहा कि मेरा दिल मचल उठा। फिर औरत बार बार मुझसे कहने लगी, तो मैं मजबूर हो गया। औरत के हुस्न ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया था। वैसे भी उनमें न जाने कैसा शहर था कि मैं खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानने पर मजबूर हो गया था। वो दोनों एक साथ तो नहीं आए थे, मगर उनकी बातों से पता चलता था कि वो दोनों एक ही आबादी के थे और उनका शायद आपस में कोई रिश्ता भी था। ठीक है, अगर तुम लोग ये वादा करो कि मुझे इस वीराने से मेरे घर तक छोड़ाओगे तो मैं तुम्हारा खाना बना ही देता हूं। वो खुश होकर बोला, हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाएंगे। और फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। वो दोनों आगे आगे चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। औरत के पाँव में एक झांझर थी और उसके चलने से उसकी झांझर की आवाज़ सन्नाटे में पैदा होती जो बड़ी अजीब लग रही थी। हम तीनों दरख्त के झुंड की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा खौफ कदरे कम हो गया था। इस वीराने में अपने जैसे दो इंसान जो मिल गए थे। वो दोनों बड़े बड़े कदम उठा रहे थे। एक बात थी जो अभी तक मेरा दिल डराए जा रही थी। वो औरत तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदमी की शक्ल अजीबोगरीब थी। वो काला भजन आदमी अजीब सा था। खैर, मैं सर झटक कर उनके पीछे चलता रहा। मुझे उनके साथ कदम मिलाने के लिए बहुत तेज चलना पड़ रहा था। दरख्तों के झुंड में थोड़ी देर चलने के बाद वो झुंड खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा मैदान नजर आया जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस वीराने में इतने लोग कहाँ से आ गए। वो सब अजीबोगरीब लिबास में थे। वो दोनों मुझे लिए हुए एक आग के अलाव के पास पहुंचे जिसके करीब कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान पड़ा था, कच्चा गोश्त और कुछ और चीजें। कुछ वैसे ही अजीब शक्लों वाले लोग इधर उधर आ जा रहे थे। उस औरत और आदमी ने उन लोगों से कुछ कहा तो उन लोगों ने मेरे लिए सामान रखना शुरू कर दिया और मुझे खाना बनाने का इशारा किया। मैंने बर्तन उठाकर काम शुरू कर दिया।
आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ी तो मैंने उनसे कहा आग कैसे जलाऊं। उस वक्त मैं जोर से थर थर कांपने लगा जब अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने अपनी टांग उस चूल्हे के अंदर रख दी और फिर अचानक अपना हाथ उस टांग पर मारा तो उसकी टांग में आग भड़क उठी और टांग किसी लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जलने लगी। लो भाई, अब खाना पकाना शुरू करो। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। काटो तो बदन में लहू नहीं। वो आदमी ऐसे सुकून से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सतरपोशी के लिए एक मुख्तसर सा चोगा पहन रखा था और उसकी एड़ियां टांग चूल्हे के अंदर किसी खुश्क लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जल रही थी। वही खूबसूरत औरत आगे बढ़ी और कहने लगी, डरो मत, तुम अपना खाने पकाने का काम शुरू करो। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था। मरता क्या न करता, मैं समझ तो चुका था कि मैं किसी अजीब मखलूक के चक्कर में फंस चुका हूं। ना चाहते हुए भी मैं खाना तैयार करने लगा। काफी मेहनत से काम करता रहा। सामान सब कुछ वहां पर मौजूद था। कुछ देर के बाद खाना पककर तैयार हो गया। उस दौरान वो सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखते रहे थे। मैं दिल में हैरान भी था और खौफजदा भी। हैरान इसलिए कि आसपास कोई आबादी नहीं थी और उन लोगों ने इस शादी की तकरीब के लिए इस वीराने को ही क्यों चुना था। फिर ये लोग यहाँ ये तकरीब क्यों कर रहे थे। और वो भयानक शख्स, सारी देख पकने के दौरान उसकी टांग धड़ाधड़ जलती रही। वो कौन था, क्या चीज था वो भयानक शख्स? क्या वो भूत थे, जिन्नात थे, क्या थे? ये बातें मेरे दिल को परेशान कर रही थी। खैर, मैंने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। इस काम में मुझे कुछ देर लगी। किसी ने खाना चखा तो उन्हें अच्छा लगा। फिर वही आदमी और औरत मेरे पास आए और मेरा शुक्रिया अदा किया और बोले, चलो हम तुम्हें छोड़ाएं। अच्छा ये बताओ कि तुम मजदूरी क्या लोगे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, आपने कहा था तुम्हें दुगनी रकम देंगे। वो हंसकर बोले, हाँ कहा था। चलो अपनी हथेली खोलो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। उसने चंद सिक्के मेरी हथेली पर रखे और कहने लगा, और? मैंने कहा, हाँ। मैंने देखा वो उस जमाने के 1 पैसे के सिक्के थे। वो मेरी हथेली पर एक एक सिक्का करके रखता जाता और हर सिक्का रखने के बाद पूछता, और? मैं कहता, हाँ। और जब मुट्ठी सिक्कों से भर गई तो मैंने कहा, बस। तो उसने हाथ रोक लिया और कहने लगा, अफसोस, तुमने बस कह दिया, वरना मैं इतने सिक्के तुम्हें देता कि बोरियां भी भर जाती तो सिक्के खत्म ना होते। मैं उसकी बात पर बड़ा हैरान हुआ। जनाब, ये मेरी मजदूरी से कई गुना दुगनी रकम है। वो आदमी कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं, मगर फिर भी तुम अगर बस ना कहते तो तुम्हारे लिए हजारों सिक्के और थे। मैं उसकी बात पर बड़ा हैरान हुआ। मैं समझा कि शायद मुझे खुश करने के लिए दीवानगी की बातें कर रहा है। मैंने मुट्ठी भरकर सिक्के जेब में डाले और खुशी खुशी इजाजत ली। औरत कहने लगी, कुछ अपने हाथ का पका साथ लेते जाओ, शायद तुम्हें रास्ते में भूख लग जाए। उन्होंने कुछ खाना एक थैले में बांधकर मुझे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। वो उसी वीरान कब्रिस्तान तक मुझे छोड़ने आए। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उन दोनों अजीब सूरत मर्द और औरत ने कहा, बस लड़के अब तुम जाओ, हमारी हद यहां खत्म हो जाती है। उनके अल्फाज पर मैं चौंका। क्या मतलब? कुछ नहीं, कहा ना कि तुम यहां से जाओ। इतना कहकर वो कुछ कहे बगैर मुड़ गए और कब्रिस्तान के बीचों बीच वाले वापसी के रास्ते पर गायब हो गए। मैंने जेब पर हाथ रखकर सिक्कों की मौजूदगी की तसल्ली की और खाने से भरा वजनी थैला कंधे पर रखे घर की तरफ चल पड़ा। मैं उस वीरान कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ अकेला चला जा रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि इतना ढेर सारा खाना भी मिला और साथ ही साथ इतने ज्यादा सिक्के जो शायद मेरी हफ्ते भर की कमाई से भी ज्यादा थे। जूं जूं मैं चलता रहा, मैंने महसूस किया कि खाने के थैले का वजन बढ़ता जा रहा था। खुदा खुदा करके घर के करीब पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचकर खाने का वो थैला इतना वजनी हो चुका था कि मुझसे उठाना दुश्वार हो गया था। मैंने दरवाजे के करीब थैला रखकर जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। मेरी बहन जो मेरे इंतजार में जाग रही थी, उसने दरवाजा खोला और गुस्से से बोली, वक्त देख रहे हो भाई, इतनी रात कर दी। अब्बा कहाँ हैं? 2 बज रहे हैं। बहन अंदर तो आने दे, और हाँ, मेरे साथ ये थैला तो उठवा दे। उसने दरवाजे के बीच पड़ा थैला देखा तो हैरान होकर बोली, ये क्या है? ये खाना है। जिनके घर शादी का खाना पकाया उन्होंने ढेर सारा खाना साथ दे दिया। फिर हम दोनों भाई बहन ने खाने का थैला उठाया और अंदर ले आए। अम्मा भी बाहर आ गई और पूछने लगी, अब्बा कहाँ है? मैंने उन्हें अब्बा के बारे में बताया कि अब्बा शादी वाले घर में रुक गए हैं, सुबह कुछ मेहमानों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करना था। फिर मैंने उनसे दूसरी शादी का जिक्र किया जिन्होंने इतने ढेर सारे सिक्के और खाना मुझे थैला भर कर दिया था। अम्मा ने उनके लिए ढेरों दुआएं दी। मैं अपने कमरे में चल दिया और बहन से कहने लगा, इस थैले से खाना निकालकर मुझे भी दे और खुद भी खा। अभी मैं कमरे में पहुंचा ही था कि मुझे बहन की चीख सुनाई दी। मैं फौरन वापस भागा तो देखा मेरी बहन खौफजदा अंदाज में खड़ी थी और सामने थैला उल्टा पड़ा था और उस थैले के बाहर गलाजत का ढेर लगा हुआ था। यह क्या हुआ छोटी?
بھائی یہ تھیلے میں، اس نے غلاظت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ بھائی جب میں نے تھیلا کھولا تو اس میں گند ہی گند تھا، یہ غلاظت بھری تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں خود چشمدید گواہ تھا کہ انہوں نے میرے سامنے اس تھیلے میں میرا پکایا ہوا کھانا بھر کر مجھے دیا تھا، پھر یہ غلاظت کا ڈھیر کیسے بن گیا؟ خیر جو کچھ ہوا مجھے اس پر سخت حیرانی تھی۔ میری اماں مجھ سے پوچھنے لگی وہ کون لوگ تھے؟ میں نے بتایا اماں لوگ تو اچھے تھے مگر ان میں کچھ بڑے بھیانک شکلوں والے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، جنگلی وحشی کالے بھجن۔ اماں بیچاری بڑی پریشان ہوئی، پھر کہنے لگی خدا کا شکر ادا کرو، ویرانوں میں تو عجیب الخلقت مخلوقات ہوتی ہیں، جنات، بھوت، چڑیلیں۔ خدا کا شکر ادا کر کہ تو صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اکیلے آنے کی بے وقوفی تو نے کیوں کی؟ میں نے بتایا کہ ابا ضد کرنے لگے تھے۔ بہرحال اتنے ڈھیر سارے سکے کمائے جانے پر میں بہت خوش تھا، اور پھر میں بے فکری کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ کرنے کے بعد میرے دل میں اس رات والے واقعے کا خیال آیا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سکے باہر نکالے، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سارے کے سارے سکے پتھر کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں غم سے رونے لگا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگی خدا کا شکر ادا کر بیٹا، تیری جان بچ گئی۔ وہ کوئی اور مخلوق تھے، جنات تھے، جنہوں نے تجھے اکیلا پا کر تیرے ساتھ مذاق کیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے تیری جان نہیں لی۔ اس قبرستان کے پاس یقیناً جناتوں کا کوئی قبیلہ آباد ہوگا، اسی لیے تجھے منع کیا تھا کہ رات کے وقت ویرانوں میں اس طرح اکیلے سفر نہیں کرتے۔ میں نے ماں کی نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیا، اور اس کے بعد کبھی بھی میں اکیلا ویرانوں سے رات کے وقت نہیں گزرا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ کے 12 بج رہے تھے، دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ یک بستہ ہواؤں نے دانتوں کو بجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ علی بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ ابھی رات 11:15 بجے خبر آئی تھی کہ اماں کی بڑی بہن حلیمہ خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال کے ایمرجنسی میں ہے، حالت ٹھیک نہیں۔ اماں صدمے سے بے حال ہو گئیں۔ یوں بھی آج کل ہر 2 دن بعد ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور یہ اطلاع سن کر بلڈ پریشر کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سب نے تسلیاں دی مگر بے سود۔ وہ سخت پریشان تھی، اسے فوراً روانہ ہونے کا کہا۔ ابا اور اماں نے سمجھایا بھی کہ دوسرے شہر کا سفر ہے، رات کا وقت ہے، بس ملنا مشکل ہوگی، صبح سویرے نکل جائیے گا۔ مگر اماں مان کر نہ دی۔ حالانکہ 3 گھنٹے کا سفر تھا، سو اب وہ شدید سردی میں ٹھٹرتا ہوا کھڑا تھا۔ موٹی جیکٹ پہنے، دستانے پہننے کے باوجود سردی جسم میں گھستی جا رہی تھی۔ بس سٹاپ خالی تھا، اور جو بسیں کھڑی تھی ان کے روانہ ہونے کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے مطلوبہ بس کا پوچھا تو اس نے دفتر جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بس صبح 6 بجے نکلے گی۔ یہ سنتے ہی بدمزہ ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹرین مل جائے، اس نے پر امید ہو کر سوچا۔ جس رکشے میں وہ یہاں تک آیا تھا وہ جا چکا تھا، آس پاس کوئی سواری موجود نہ تھی، سو پیدل چلنا پڑا کہ آگے جا کر رکشہ مل جائے گا۔ 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک سفید رنگ کی وین اسے آتی دکھائی دی۔ اس نے فوراً ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، شاید یہ وین اسے حلیمہ خالہ کے شہر پہنچا دے۔ وین کے بریک چرچرائے اور وہ بھاگتا ہوا وین کے نزدیک جا پہنچا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا، اس نے مطلوبہ شہر کا نام بتایا۔ ڈرائیور کی عمر 40-45 برس کے قریب تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا دبلا پتلا گھنگریالے بالوں والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر رعب نظر آتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، بیٹھ جاؤ۔ وہ جتنا دبلا پتلا تھا، آواز اتنی ہی بھاری بھرکم تھی، غیر معمولی موٹی آواز۔ ڈرائیور نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ اندر آ بیٹھا۔ سردی کا احساس کم ہوا تھا، اس نے چین کا سانس لیا۔ وین آگے بڑھی، پیچھے سے دبی دبی آوازیں سنائی پڑی، یوں جیسے کوئی خسر پھسر کر رہا ہو۔ بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، پچھلی سیٹوں پر عورتیں، بچے اور مرد بیٹھے تھے، تعداد میں 10 ہوں گے۔ وہ سب اسے ٹکٹکی باندھے گھورے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ سرگوشی میں بھی مصروف تھے۔ خواتین زرق برق لباس میں ملبوس، تیز لیکن نفاست سے کیا میک اپ اور زیورات پہنی ہوئی تھی۔ آدمی اور بچے بھی اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سب کے لباس اور تیاری سے لگتا تھا کہ وہ کسی شادی یا دعوت کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اس نے منہ سامنے کر لیا، سرگوشیاں جاری تھی۔ تم نے اسے وین میں کیوں بٹھایا ہمارے ساتھ؟ کچھ دیر بعد ایک مردانہ آواز آئی۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کس نے اس کے بیٹھنے پر اعتراض کیا ہے۔ وہ بہت موٹا آدمی تھا جس نے 2 لوگوں کی جگہ گھیر رکھی تھی۔ مخاطب وہ ڈرائیور سے تھا مگر ناپسندیدہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے جواب دینا چاہا لیکن لب بھینچ لیے۔ لگتا تھا کہ یہ وین انہوں نے بک کرائی ہے۔
सो एतराज बजा था। अब कहीं ये लोग मुझे उतार ही ना दे, वो सोचकर परेशान होने लगा। छोड़ो, इसे परेशान देखा तो बिठा लिया, जगह भी खाली थी। ड्राइवर ने कहा। मगर कुछ नहीं, कहा ना छोड़ो। ड्राइवर ने रुख मोड़कर हतमी अंदाज में कहा तो वो चुप कर गया। अली ने सूख का सांस लिया। जवान, इतनी रात को सफर पर क्यों निकले हो? ड्राइवर ने पूछा। मेरी खाला को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए इमरजेंसी में निकलना पड़ा। ओह। ड्राइवर ने ओह काफी लंबा खींचा था। वैन का सफर तेजी से जारी था। अंदर मर्दों की गुफ्तगू, खवातीन का हंसना बोलना, बच्चों की बातें चल रही थी, लेकिन आवाजें इतनी मध्यम और धीमी थीं कि वो समझने से कासिर था। यूं भी उनसे, उनकी बातों से कोई सरोकार न था। ड्राइवर भी वक्फे वक्फे से बातें कर लेता था। ड्राइवर जिस तरह उनसे बेतकल्लुफ था, ऐसा लगता था कि वो फकत ड्राइवर नहीं बल्कि करीबी है। वो सब आपस में बहुत फ्री थे और करीबी रिश्तेदार लगते थे। अली नजरें सामने जमाए बैठा था। उसे हलीमा खाला को देखने की बेचैनी थी। अभी 1 घंटा गुजरा था। चाय पीनी है? ड्राइवर ने गर्दन पीछे मोड़कर पूछा। हाँ हाँ जरूर। कई आवाजें बुलंद हुईं। ड्राइवर ने एक चाय के होटल पर गाड़ी रोककर बैरे को बुलाया। जी साहब जी। बैरे ने एक सरसरी नजर अंदर डाली। 12 कप। हैं? बैरे की आंखों में हैरानगी सिमट आई। आप दोनों पिएंगे इतने कप? ड्राइवर ने सर्द मोहरी से उसे घूरा। 12 कप बोले हैं तो खामोशी से ले आओ, सवाल जवाब नहीं। जाओ जल्दी ले आओ। ड्राइवर ने डांटते हुए शीशा ऊपर कर लिया। तकरीबन 20 मिनट बाद चाय आई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर पीछे का दरवाजा खोला और बैरे से एक एक कप लेकर अंदर बैठे लोगों को पकड़ाने लगा। यकायक बैरे की आंखें हैरत से फटने लगी। वो हवन्नक बना कभी ड्राइवर और कभी अंदर देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अनहोनी देख ली हो। ये कप, वो कपकपाती आवाज में बोला। अली को बैरे का दिमागी तवाजुन दुरुस्त न लगा। बिला वजह अहमकों वाली बातें कर रहा था। ड्राइवर ने वैन का दरवाजा बंद कर दिया और जाने क्यों मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। वैन के अंदर पीछे वालों के कहकहे गूंजे। बैरा मजीद दहशतजदा हो गया। अब भाग यहां से। आखिरी 2 कप लेते हुए ड्राइवर ने घूरा। बैरे ने अली को भी कुछ मशकूक नजरों से देखा और सरपट भागता हुआ अंदर चला गया। ये लो जवान, चाय पियो। ड्राइवर ने अपनी नशिस्त पर बराजमान होते हुए 1 कप उसकी जानिब बढ़ाया। नहीं शुक्रिया। अरे पी लो। ड्राइवर के दोबारा कहने पर उसने कप थाम लिया। उसे क्या हुआ था? खौफजदा लग रहा था। अली ने बैरे से मुतालिक सवाल किया। जानना तो यह भी चाहता था कि ड्राइवर ने आंख क्यों मारी, पीछे वाले क्यों हंसे, मगर हिम्मत न पड़ी। छोड़ो इसे, चाय पियो। कुछ देर बाद बैरा अपने 3-4 साथियों के साथ दरवाजे पर खड़ा वैन को देख रहा था। अली ने महसूस किया कि सब हिरासा और बदहवास दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आपस में बातें कर रहे हैं। फिर अंदर चले गए। मालूम नहीं क्या चक्कर है, उसने सोचा और सर झटका। चाय कड़क और मजेदार थी। पीकर थकन का एहसास कम हो गया था। पीछे वाले सुड़-सुड़ की आवाजें निकालकर चाय पीते रहे। जल्दी करो, दावत के लिए देर ना हो जाए। ड्राइवर ने पीछे वालों से कहा तो सबने सर हिलाया। उसे शदीद हैरत हुई कि इस वक्त दावत में जा रहे हैं। वो तो समझ रहा था कि शादी या दावत से वापसी हो रही होगी। ड्राइवर ने जिस महारत से 12 कप संभाले थे, वो दिल में दाद दिए बिना ना रह सका। कप और बिल अदा करके लौटा। वैन तेजी से आगे बढ़ने लगी। अली ने वॉलेट से 100 के 2 नोट निकाले। चाय कितने की थी? ड्राइवर ने एक निगाह डाली, फिर सफेद चमकते दांत दिखाता हुआ बोला, रहने दो, तुम्हारी चाय का 1 कप भारी नहीं मुझ पर। अरे नहीं, रख लो। अली ने जबरदस्ती पकड़ाने की कोशिश की। मना कर दिया ना मैंने। मेरी तरफ से चाय का कप। इस बार उसके लहजे में सर्द मोहरी उमड़ आई थी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अली ने उसका मूड देखकर कहा। वैसे उसे पहली बार किसी ड्राइवर ने चाय पिलाई थी। मेहरबान शख्स लगता था। सफर कटता जा रहा था। उसने रिस्ट वॉच देखी। 3 बजने में 15 मिनट बाकी थे। उसने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में नींद हवा के झोंकों की मानी आना शुरू हुई, मगर सरगोशियां तंग कर रही थी और जाहिर वो कर भी क्या सकता था। बिलाखिर नींद ने उसे घेरे में ले ही लिया। अभी बमुश्किल सोए 15 मिनट ही गुजरे थे कि उसकी नींद टूट गई। वैन सुनसानो वीरान मेन सड़क के किनारे रुकी हुई थी। हर सू अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों तरफ में मैदान, छोटे छोटे टीले थे। कहीं कहीं झाड़ियां भी नजर आ रही थी। मुकम्मल तौर पर गैर आबादी वाला इलाका था। ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोल रखा था। पिछली सीटों वाले लोग वैन से बाहर निकल रहे थे। वो भी बाहर निकल आया। खुला इलाका था, शदीद सर्दी थी। क्या वैन खराब हो गई? उसने परेशानी से पूछा।
नहीं, ये लोग यहाँ उतरेंगे। आगे पैदल का रास्ता है, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। फिर तुम्हें छोड़कर मुझे दोबारा यहाँ दावत में आना है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ये लोग यहाँ कहाँ उतरेंगे? वो मुताज्जुब हुआ। वीराना और गैर आबाद जगह है, ना आसपास कोई आबादी है, दूर तक फैला मैदान ही मैदान है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने बेयकीनी से कहा। 14वीं का चांद रोशन था, चांदनी फैली हुई थी। मैं भला तुमसे मजाक क्यों करूंगा? वो संजीदा था। शफाफ चांदनी में उसने एक नज़र करीब खड़े लोगों पर डाली। छमछम करते कपड़े ज़ेबे तन किए खवातीन, नफीस लिबास में मलबूस मर्द और बच्चे टिकटिकी बांधे बेजारी से उसे घूर रहे थे। मुझे डर है हमें देर ना हो जाए। दरख्शां बीबी की दावत है और वो वक्त की पाबंद हैं। देर हो गई तो वो खफा हो सकती हैं। सुर्ख लिबास में दुबली पतली अधेड़ उम्र औरत ने ड्राइवर से कहा और अली पर सख्त नज़र डाली। अली भौचक्का सा खड़ा था। दूर तक फैले मैदान में ये कहाँ और कैसे जाएंगे और क्यों? भला इस वीराने में कौन दावत रखने की हिमाकत करेगा? अली से ये बातें हजम नहीं हो पा रही थी। हाँ, ड्राइवर कदरे बदहवास हुआ। लेकिन कहाँ जाएंगे? अली दोबारा बोल पड़ा। एक तो तुमने इसे वैन में बिठा लिया। सफ़ेद शलवार कमीज में एक नौजवान ने मुंह बनाते हुए नागवारी से ड्राइवर से कहा। अब दो जवाब। तुम गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। इस बार ड्राइवर घूरते हुए मुखातिब हुआ। उसके लहजे में सख्ती को महसूस करके उसे चुप होना पड़ा। और हाँ, हमारे पीछे हरगिज नहीं आना, ड्राइवर ने उंगली उठाते हुए उसे खबरदार किया। इस वीराने में कहाँ और क्यों जा रहे हैं तो तुम्हें इतना तजस्सुस रखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल तक मैं खुद छोड़ आऊंगा। तुम्हें बस इस बात से गर्ज होनी चाहिए। फिर वो उन लोगों की तरफ मुड़ा और उन्हें चलने का इशारा किया। सब लोगों ने मैदान की जानिब रुख किया। ऊंचे रोड से नीचे कच्चे में छलांग लगाते हुए उतरे। आदमी तो आदमी, औरतें और बच्चे भी बड़ी फुर्ती से बगैर डगमगाए उतरे थे। सन्नाटे में औरतों की चूड़ियों की छन छन सुनाई दे रही थी। ड्राइवर भी कच्चे में उतर गया। खबरदार, हमारा पीछा करने की गलती न करना। तजस्सुस अच्छी चीज नहीं। अभी तक फायदे में हो और अगर मेरी बात मानी तो फायदे में ही रहोगे। आखिरी बार फिर कह रहा हूं, पीछे न आना। तुम्हारा खोज भारी पड़ेगा तुम पर। ड्राइवर ने सख्त लहजे में इंतबा किया था। वैन में बैठकर मेरे लौटने का इंतजार करो। वो सब लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ने लगे। वो वैन के अंदर नहीं गया, बल्कि चांद की फैली तेज रोशनी में उन लोगों को तेज तेज चलता देखता रहा। वो तजस्सुस पसंद शख्स था और उसके अंदर मौजूद खोजी ने खोज लगाने की जुस्तजू की। आखिर इतने सुनसान इलाके में रात के इस पहर ये कौन सी दावत में शिरकत कर रहे हैं? उसने खुद कलामी की। देखता हूं। तजस्सुस करता हुआ वह बेताबी से आगे बढ़ा। उसने ड्राइवर की वार्निंग को कतई नजरअंदाज कर दिया था। वो बमुश्किल रोड से नीचे उतरा और नीचे उतरने की कोशिश में उसकी एड़ी मुड़ी और दर्द की टीसें उठी। उसने सामने देखा, वो लोग तेजी से मुसाफत तय कर रहे थे। उसने खुद को संभाला और तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया। मैदान नाहमवार था, उसे चलने में दुश्वारी का सामना था, हालांकि जॉगर्स पहन रखे थे। झाड़ियां, बड़े बड़े पत्थर उबूर करता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। जो जो सफर तय कर रहा था उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यकायक एक बड़े पत्थर से ठोकर खाकर नीचे आ गिरा। हथेलियों और कोहनी में चोटें आईं। संभलने में कुछ वक्त लगा। उठकर सामने देखा तो ताहद्दे निगाह कोई नजर न आया। अरे, ये कहाँ गए? वो सटपटा गया था। आंखें खोलकर बगौर देखा तो काफी फासले पर मिट्टी का एक बड़ा सा टीला नजर आया। मुझे वापस वैन में जाकर बैठ जाना चाहिए, ख्वामख्वाह परेशान हो रहा हूं, उसने सोचा। मगर फिर इस वीराने की दावत की खोज ने सर उठाया तो उसने तेजी दिखाई। टीले पर चढ़ा तो उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी और फिर उसकी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। टीले पर चढ़कर क्या देखता है कि टीले से नीचे कुछ फासले पर एक टेंट लगा है। बड़े रकबे पर सुर्ख और पीले रंग का टेंट बरकी कुमकुमों से सजा है। रोशनी ही रोशनी। इस वीरान और बयाबान में रोशनियां देखकर वो अंगश्ते बदंदा था, यानी अपनी उंगली दांतों में दबा ली थी। उसका तजस्सुस मजीद बढ़ा, सो वो तेजी से नीचे उतरने लगा। टेंट के करीब पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांसें ली। टेंट के दरमियान दाखिली रास्ता था। दरवाजे के दोनों जानिब बड़े बड़े सफ़ेद गुलदान रखे हुए थे। उन सफ़ेद गुलदानों में गोल्डन कलर के दिलकश नक्शो निगार बने थे। गुलदानों में सजे सुर्ख सफ़ेद ताज़ा ताज़ा गुलाब हसीन लग रहे थे। दाखिली दरवाजे के टॉप पर एक सफ़ेद बड़ा सा बैनर आवेज़ां था, जिसमें मोटे मोटे हरफों में दरख्शां की दावत लिखा था। उसके नीचे सुनहरी रंग से तमाम मेहमानों को खुशामदीद तहरीर था। उसने सर अंदर करके झांका। सुर्ख रंग का नफीस कालीन बिछा था। गोल शीशे की मेज़ें जिनके अतराफ कुर्सियां मौजूद थी। हर टेबल पर छोटा सा शीशे का गुलदान मौजूद था और हर गुलदान में
सुर्ख और सफेद गुलाब थे। अंदर की सजावट देखकर लगता न था कि वीराने में दावत का एहतमाम है। एक कोने में गर्मा गर्म देगे रखी थी। दावत में लोगों का जमघट था। औरतें और आदमी महवे गुफ्तगू थे। बच्चे दौड़ लगाते फिर रहे थे। वैन वाले मुसाफिर भी खुशगपियों में मसरूफ थे। दरख्शां बीबी, वैन वाली सुर्ख लिबास में मौजूद औरत ने किसी को आवाज दी। दरख्शां मुड़ी। दरख्शां हसीन तरीन खातून थी। सफेद रंग की दिलकश साड़ी जेब तन कर रखी थी। सुराहीदार गर्दन में सफेद मोतियों की माला थी। उसके लंबे सिल्की बाल घुटनों से नीचे थे। उन लंबे बालों की बदौलत वो मजीद खूबसूरत लग रही थी। उसके सर पर सफेद रंगों का ताज था। वो दूर से ही बेशकीमत दिखाई दे रहा था। दरख्शां की पुरकशी शख्सियत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि सजावट उसी का ज़ौक होगा। मगर इतने वीराने में दावत रखने की क्या तुक थी भला। शहर में एक से एक अच्छे और महंगे होटल मौजूद थे। वह सोचकर रह गया, लगता है मोहतरमा एडवेंचर पसंद खातून है जो यहाँ दावत रखी है। ख्याल आया। लाल जोड़े वाली औरत और दरख्शां बातें करने लगी। अचानक उसे किसी का जोरदार धक्का लगा। कोई उसके जिस्म और सीधे कंधे से बुरी तरह टकराया था। कंधे को मलते हुए देखा तो कोई ना था। फिर उसे किसी के सांस लेने की आवाजें सुनाई दी, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई भी नजर न आ रहा था। यह वहम हरगिज नहीं था। वो सहम गया। फिर यकायक उसे किसी ने दोनों बाजुओं से मजबूती से पकड़ लिया। उसे तशवीश हुई कि उसकी हड्डियां ही न चटक जाएं। खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अनदेखी गिरफ्त में जकड़ा जा रहा था। वो बौखलाने लगा। ओह खुदाया, ये मैं कहाँ फंस गया। वो नादीदा पकड़ से खुद को आज़ाद कराना चाहता था, मगर कामयाब न हो पा रहा था। गर्म गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। आवाजें यूं जैसे गोया कोई जंगली भैंसा बिफरी हुई सांसें ले रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लग रहा था कि वो पुरस्रार मसले में फंस चुका है और बुरी तरह फंस चुका है। जो ही दरख्शां की नजर उस पर पड़ी तो पहले चौंकी, फिर उसके माथे पर बल पड़ गए और चेहरे पर बरहमी के आसार नमूदार हुए। करीब खड़ी औरत ने अली को देखा तो उसने ड्राइवर की सिमत दौड़ लगा दी। ड्राइवर किसी से मिलकर वापस जाने के लिए पलट रहा था। अली को यहां देखकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। फिर दरख्शां के पास जाकर अली के बारे में आगाह करने लगी। जवाब में दरख्शां ने उसे डांट लगाई। वो खामोशी से बादब सुनता रहा और हौले से कुछ कहा। दरख्शां ने अली के बराबर हाथ का यूं इशारा किया जैसे किसी से कह रही हो, छोड़ दो। यकायक गिरफ्त ढीली पड़ी। बाजू बुरी तरह शल हो रहे थे। उसे इस पुरस्रार दावत से निकलना था। ड्राइवर के मना करने के बावजूद वो टो लेने आया था और खुद को परेशानी में डाला था। ये लोग इंसान नहीं, उसे पुख्ता यकीन हो चुका था। उसे उंगश्ते बदंदा वो बहरा भी समझ में आ गया था। तमाम लोग उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे और उसे खफगी से घूर रहे थे। गिरफ्त ढीली पड़ी तो उसने आओ देखा ना ताओ तेजी से पीछे मुड़ा और गिरते पड़ते टीले पर चढ़कर उतरा। पीछे कोई नहीं था। वो रुका नहीं बल्कि तेज दौड़ता रहा। वो यहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था। भागते भागते वो बुरी तरह हाँप रहा था। जाने कितनी बार गिरा था, कहां कहां चोटें आईं। वो बेपरवाह अंदाज में अंधाधुंध भागता जा रहा था। बार बार मुड़ मुड़ कर देखा, कोई उसका पीछा न कर रहा था। बिलाखिर वो रोड तक पहुंच ही गया। वो सख्त सर्दी में भी पसीने पसीने हो रहा था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, टांगे कांप रही थी, हलक में कांटे से पड़ रहे थे। जरा हालत संभली तो दिल जोरों से धड़का। सामने ड्राइवर खड़ा तो उसे खूनख्वार नजरों से देख रहा था। तुम यहां कैसे आए? मेरे पीछे तो कोई ना था। वो दहशतजदा होकर चिल्लाया, मगर फिर उसे लगा उसने बिला वजह ये सवाल किया है। मुंह बंद करो अपना अहमक। मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि तजस्सुस में ना पड़ना, मगर तुमने कहना ना माना। मैंने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक भी पहुंचाना चाहता था। तुम्हारी वजह से मुझे दरख्शां बीबी से डांट पड़ी। अब तुम्हें अपना किया भुगतना पड़ेगा। ड्राइवर का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। अब इस वीराने से तुम खुद निकलो। और फिर यकदम देखते ही देखते ड्राइवर उसकी नजरों से ओझल हो गया। वो कांप गया। उसने झुरझुरी ली थी। खौफजदा होकर आसपास देखा तो मजीद खौफ की लपेट में आ गया। जिस वैन में वह सफर करके यहां तक आया था वो भी गायब थी। उसका सर चकराने लगा। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कभी कभार तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर जाती और फिर खामोशी छा जाती। उसने रोड पर गुजरती हर कार, हर बस, यहां तक कि ट्रक को भी हाथ के इशारे से रुकने का कहा, मगर किसी ने भी गाड़ी ना रोकी। दूर दूर तक आबादी के आसार न थे। उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द आबादी तक पहुंचना चाहता था। इस वक्त वो शदीद दहशतजदा था। वजूद से टीसें उठ रही थी। उसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। थकन और खौफजदा दिल के साथ एक एक कदम चलना दुश्वार हो रहा था, मगर चलना तो था। आज रात पुरस्रार ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी थी।
اور منزل تک پہنچنے کا بھی کہا تھا۔ وہ غیر انسانی مخلوق کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ پراسرار ڈرائیور نے اسے فری میں چائے بھی پلائی تھی۔ اس نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تجسس میں نہ پڑنا، مگر اس نے خود غلطی کی تھی جس کی بدولت وہ خوفناک واقعات سے دوچار ہوا تھا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے پراسرار ڈرائیور بھی برہم ہوا تھا اور اب اسے آبادی تک پیدل سفر کرنا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری کہانی۔ آج اس کی سہاگ رات تھی، مگر بدقسمتی سے اسی رات مالک مکان سے اس نوعیت کا جھگڑا ہوا کہ اس نے اسی پل گھر سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس لیے بحث مزید طول نہ پکڑے عامر بیوی کو وہیں چھوڑ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا، جبکہ عطیہ نے سمجھایا کہ امی کی طرف چلتے ہیں، مگر عامر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس حال میں وہ سسرال پر بوجھ بنے۔ کئی محلے، کتنی گلیاں خاک چھاننے کے بعد کہیں جا کر ایک گھر ملا جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس شخص نے گھر کی چابیاں دیتے کہہ بھی دیا تھا کہ سنا ہے کہ اس گھر میں برگد کا ایک ایسا درخت ہے جو کہ آسیب زدہ ہے، کل کو کچھ ہو جائے تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ عامر پریشانی کے عالم میں نہ سمجھنے والی کیفیت سے دوچار ہونقوں کی مانند دیکھ رہا تھا۔ گھر بیٹھی نئی نویلی دلہن جو اب اس کی ذمہ داری تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ گھر اس کی اشد ضرورت تھا۔ عامر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت کچھ رقم اسے تھمائی اور چابیاں تھامے عطیہ کو لینے چل پڑا جو کب سے اس کی منتظر تھی۔ عامر نے جو ہی عطیہ کو مکان ملنے کی خوشخبری سنائی تو تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسی بدقسمتی تھی کہ زندگی کی اہم ترین رات اسے ایک اجنبی گھر میں گزارنا تھی۔ مالک مکان کے خوف سے وہ دونوں اسی وقت تن تنہا بے سر و سامانی کی حالت میں گھر پر الوداعی نگاہ ڈالے نکل پڑے۔ عجیب بات تھی کہ نئے گھر میں داخل ہوتے ہی عطیہ نے خود کو عجیب خوف کے گھیرے میں محسوس کیا۔ اس کے پراسرار ماحول نے اس پر عجیب طرح کی دہشت نے بسیرا جمایا۔ وہ تھی بھی ڈرپوک سی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ ہونے والی، کتنی بھی بہادری ظاہر کر لیتی آخر تھی تو صنف نازک ہی۔ مکان میں عجیب ہو کا عالم تھا، چاروں جانب سناٹے کا راج تھا۔ یہ بات انہیں بے حد عجیب لگی کہ درخت پر اکثر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر یہاں تو گھونسلے کا تنکا تک نہ تھا۔ ہاں اکثر کمروں میں مردہ پرندوں کی کھال اور ٹوٹے ادڑے ہوئے پر بکھرے نظر آئے۔ عطیہ خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھتی رہی، لیکن یہ دیکھ کر عامر کو کچھ تسلی ہوئی کہ مالک مکان نے ضرورت کا کچھ فرنیچر ویسے ہی لگا چھوڑا تھا۔ حالت تھوڑی خستہ ضرور تھی، مگر اس وقت یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کچن میں تھوڑے سے برتن جو مٹی اور دھول سے خراب ہو رہے تھے مگر قابل استعمال تھے۔ سائڈ پر چھوٹا سا فریج جو جالے سے اٹا پڑا تھا، اسے صفائی کی ضرورت تھی۔ خیر صبح اچھے سے صفائی کر لیں گے، سوچتے عامر مطمئن ہوا۔ شام کی ملگجی روشنی کو سیاہ رات نے اپنی کالی چادر اڑا دی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوئی ان دونوں کے جوان جذبوں نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ اس تاریکی میں امیدوں کی شمعیں جلنے لگی، جذبات کی رو میں بہہ کے تو رات بھی دن کا تاثر دینے لگی۔ عطیہ نے لباس اوریسی کا دوپٹہ اتار کے بیڈ کی سیج پر بچھا دیا۔ عامر کے جسم کا لمس پا کر اس کا خوف و ہراس کچھ کم ہوا، اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہہ جاتے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عامر نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عطیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دینا، اس وقت نہ جانے کس کا فون ہے۔ عطیہ نے ایک انجانے خوف کو محسوس کرتے التجا کی۔ عطیہ ہو سکتا ہے فون اسپتال سے آیا ہو، کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، مجھے بات تو کر لینے دو۔ عامر منمنایا۔ آپ کون سا ڈاکٹر ہیں؟ وارڈ بوائے ہیں۔ اسپتال میں اتنی تعداد تو ہوتی ہے کہ آپ کے نہ جانے سے وہاں کوئی فرق نہ پڑے۔ فون کہیں سے بھی آئے، آپ اس وقت رہنے دینا پلیز۔ عطیہ نے فون کو پیچھے سرکائے کچھ نخرے سے کہا۔ اچھا بھائی مجھے نمبر تو دیکھ لینے دو، پتہ تو چلے کہ اتنی رات کو کون بات کرنا چاہتا ہے۔ عطیہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو عامر نے دوبارہ فون اٹھا لیا۔ کال ابھی تک موجود تھی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر اسلم بول رہا ہوں، تمہیں ابھی ارجنٹ آنا ہوگا۔ اسپتال کے سامنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور عملہ ناکافی ہے، اس لیے تمہیں ابھی کے ابھی نکلنا ہے۔ اس کا جواب لیے بغیر فون کھٹ سے بند ہو گیا۔ معاف کرنا عطیہ، مجھے بھی اسپتال کے لیے نکلنا ہے، ورنہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں اس نے عطیہ کے ہاتھ تھامے۔ عامر میرا کیا بنے گا؟ اس پراسرار سنسان گھر میں اکیلی دہشت سے مر ہی نہ جاؤں۔ خوف سے وہ عامر کے سینے سے آ لگی تھی۔ عطیہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی وارڈ میں ٹھہرا دوں گا، وہاں کافی جگہ ہوتی ہے،
आमिर ने उसे साथ चलने को कहा। नहीं, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां बहुत शर्म आएगी। अतिया ने शर्माए सर झुका दिया। तो अब क्या करूं, तुम्हें अंकल की तरफ छोड़ दूं? मगर मेरा दिल नहीं मानता। वो क्या कहेंगे कि पहले ही रात बीवी की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया और फिर से हमारी तरफ चलाया है। वो रंजूर हुआ, वो रंजीदा हुआ। तुम तो जानती हो बमुश्किल उन्होंने मुझे घर में जगह दे रखी थी। मुझे भी उधर नहीं जाना आमिर। अतिया ने मुंह बनाए साफ इनकार किया। अच्छा फिर समझने की कोशिश करो, मुझे फ़ोन आने का मतलब अस्पताल में मेरी अशद ज़रूरत है। अगर तुम नहीं आना चाहती तो इंतज़ार कर लो प्लीज़, मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। आमिर के इसरार पर वो मुस्कुराई और जाने की इजाज़त दे बैठी। शुक्रिया मेरी जान, तुम अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना और किसी भी दस्तक पर मत खोलना। आमिर ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कपड़े थामे और बाथरूम में घुस गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि घुटके से उसकी आंख खुल गई। हल्की मलगजी रोशनी में वो आंखें फाड़े उस हेवले को देखने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रहा था। खौफ और दहशत ने उस पर कपकपी तारी कर दी। अतिया, आमिर की आवाज ने उसके तने आसाब को ढीला छोड़ दिया। अरे आप, वो एकदम बच्चों की मानिंद खुश हुई। इतनी जल्दी आ गए? एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा तो नहीं था? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? पै दर पे सवालात पर आमिर मुस्कुराया। अरे नहीं, किसी ने भद्दा मजाक किया था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए फौरन वापस चला आया। अच्छा किया आप आ गए, मुझे डर लग रहा था। बाजू वाह करते हुए वो उससे जा लिपटी। आमिर के जिस्म से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू ने उसे चंद पल के लिए मदहोश सा कर दिया। ये खुशबू कहाँ से चुरा लाए? ये पहले तो नहीं थी। उसने कान में सरगोशी करते उसके चौड़े सीने पर अपना सर टिका दिया। रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसी ने दी है। वो जानता है मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। उसकी जुल्फों से खेलते उसने अपने गर्म होंठ उसकी गर्दन पर चिस्मा कर दिए। अतिया सिमट कर रह गई। तमाम रात दोनों एक दूसरे में मदगम दुनिया और माफिया से बेखबर रहे। आमिर ने उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अतिया का अंग अंग उसकी मोहब्बत की मोहरों से अट चुका था। अचानक दाखिली दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? अतिया थकावट से चूर लहजे से कहती आमिर की जानिब देखने लगी। कोई हमसाया होगा, रहने दो। ये कहते उसे बगल गिर हुआ, मगर दस्तक शिद्दत इख्तियार कर गई। आप देखें तो सही कि कौन है। हो सकता है कोई इस वक्त मुसीबत में हो। पहले भी तो एक्सीडेंट के बहाने आपको बुलाया गया था, अतिया फिक्रमंदी से बोली। अच्छा तुम देख लो, मैं बाथरूम में जा रहा हूं, मगर दाखिली दरवाजा मत खोलना। यह कहते हुए आमिर इस तेजी से उठा कि अतिया ताज्जुब से उसे देखती रह गई। इस हालत में दरवाजा आमिर को खोलना चाहिए था, मगर वह खुद अंदर गायब हो गया। नाचार उसे उठना पड़ा। वो बाल समेटते उठी और दुपट्टे को अच्छे से अपने गिरदे लपेटते नपे तुले कदमों से चलती बाहर दरवाजे तक आई। कौन है बाहर? उसने अपनी मखमनी सी आवाज में पूछा। मैं हूं अतिया। बाहर से आमिर ने दरवाजे के करीब होकर सरगोशी की। आमिर, उसके अंदर धमाका हुआ। पहले सोचा शायद कानों ने गलत सुना है, कोई मुगालता भी हो सकता है। किसी की आवाज से मुशाबहत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। उसने दिल कड़ा करके दोबारा पूछा। कौन है आप? किससे मिलना है? अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए उसने तहकुम से पूछा। प्यारी अतिया, ये मैं हूं, तुम्हारा आमिर। उसके अंदाज में मोहब्बत और बेचैनी नुमाया थी। अतिया बुत बने दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। उसके अंदर अजीब धमाके होने लगे थे। ये कौन सा तिलिस्म था, वो समझ ना पा रही थी। यार दरवाजा खोलो कि यूं ही खड़ा रखोगी? अब के बार उसके अंदाज में फिक्रमंदी के साथ सर्द मोहरी उमड़ पड़ी थी। गली की मस्जिद से सुबह की अजान कानों में पड़ी। अतिया एकदम चौंकी और बिला चूंचरा दरवाजे की चटखानी गिरा दी। आमिर दरवाजा ढालकर अंदर दाखिल हुआ और उसे मुतफक्कुर निगाह से देखते दरवाजा बंद करने लगा। अरे रात भर मरीजों के पीछे भागते भागते जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है और तुम हो के दरवाजा खोलने में इतना तरद्दुद कर रही हो। देख तो लेती, थकावट से बुरा हाल है। वो उसे खशमगी निगाहों से घूरते अंदर दाखिल होने लगा। घर का दाखिली दरवाजा एक ही था। कोई ऐसा रास्ता ना था कि आमिर कहीं और से आता और निकल भी जाता। अगर ये आमिर है तो अंदर कौन है जो तमाम रात? आगे वो कुछ सोच ना पाई। जिस्म में अजब कपकपी तारी हुई। वो आमिर के पीछे भागी। दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। अतिया ने सीधा बाथरूम का रुख किया जो खाली उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उस भीनी भीनी खुशबू ने बाथरूम का अहाता कर रखा था, जिसने उसे मदहोश किया था। जितना वो समझ पाई वो उसके रोंगटे खड़े कर देने को काफी था।
وہ तेवरा कर नीचे गिरी। गिरने से पहले वो सिर्फ आमिर की दिलखराश चीख सुन पाई थी। 2 दिन से अतिया अस्पताल में दाखिल थी। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से वो बेहोश हुई थी। उसके वालिदैन फिक्रमंदी से कॉरिडोर में बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अतिया जैसे ही होश में आई, कमरे में बैठे आमिर को देखते उसके औसान खता हो गए। खुदा का शुक्र है तुम होश में आ गई, मेरी जान तो जैसे सूली पर अटकी थी। आमिर जल्दी से आगे बढ़ा और फरते मोहब्बत से उसका हाथ थामे वही भीनी भीनी खुशबू ने अतिया का अहाता किया। अतिया ने खौफजदा निगाहों से देखते उसका हाथ निहायत बेदर्दी से झटक दिया था। अरे मेरी जान, मुझे माफ कर दो। हम दोस्तों ने तुम्हें डराने का मंसूबा बनाया था। याद है तुमने शर्त लगाई थी कि तुम जिनों भूतों से नहीं डरती। तब हमने ये सारा ड्रामा तैयार किया था कि कैसे मालिक मकान हमें पहली रात घर से निकाल देगा और मैं तुम्हें उस भूतिया गली में ले जाऊंगा और फिर ये सब हम गैर मरई मखलूक पे डाल देंगे। दोनों कान थामे आमिर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देखे तो अतिया की आंखों में आंसू आ गए। और अगर ये सच होता तो सच में कोई जिन या भूत मेरे साथ, वो बिलक बिलक कर रो दी। मैं तो मर जाती आमिर, वो निहायत खौफजदा थी। ऐसे ही मर जाती, ये तुम्हारा आशिक तुम्हें कभी मरने नहीं देता। अतिया जान, मैं तो पहले ही निगाह में घायल हो गया था। वो जज्बाती अंदाज में उससे लिपटा। अब फटाफट तैयार हो जाओ, हम उस घर तो क्या इस शहर से भी दूर चले जाएंगे। तुम्हें बताना भूल गया था कि शादी के लिए मैंने दूसरे शहर में घर खरीद लिया था। तुम्हें बस सरप्राइज देना था। और अब रोना नहीं, वही सुर्ख जोड़ा पहनकर तुम मेरे साथ नए घर में दाखिल होगी। खुमार आलूद लहजे में छुपी बेचैनी महसूस करते रोते रोते अतिया ने शर्म से निगाहें झुकाए खुदा का शुक्र अदा किया कि यह सब ड्रामा था। ये महसूस किए बगैर के सामने बैठा वजूद अपनी सियाह आंखों से उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखे जा रहा था। उसकी पुतलियां अब साकित थीं। 15 दिन इंतजार के बाद जब आमिर की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई तो एजेंट ने मालिक मकान को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया कि उसने एडवांस लेकर एक जरूरतमंद नौब्याहता जोड़े को घर किराए पर दिया है, मगर उसने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। तभी मालिक मकान और वो एजेंट आमिर की खबरगिरी के लिए घर आए, लेकिन मकान के अंदर फैली बदबू ने उन्हें बाहर रुकने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के आने तक मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। जब कमरे से आमिर की गली सड़ी लाश निकाली गई तो उसके लिबास से पता चलता था कि शादी का जोड़ा पहने हुए है। मोहल्ले वालों के मुताबिक कोई उसे जानता तक न था। हत्ता कि जिस एजेंट ने 1 माह का एडवांस लिया था उसने भी पुलिस के खौफ से अपना दामन बचा लिया। नहीं साहब, मैंने ये घर किसी को किराए पर नहीं दिया और ना मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये तो माजिद साहब का घर है जो दूसरे शहर में थे। उन्होंने घर की हिफाजत के लिए चाबी मुझे दे रखी थी। अब न जाने ये चोर कौन है और अंदर कैसे आया। हालांकि सारे दरवाजे और खिड़कियां मैंने खुद अच्छे से बंद की थी। पुलिस को बयान देते वक्त वो खुद अंदर से खौफजदा था। उसकी निगाहें बदस्तूर बरगद के दरख्त का तवाफ कर रही थी। इंस्पेक्टर ने मोहल्ले वालों की जानिब देखा जहां लाइल्मी का बोर्ड साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने चंद सवालात और मुख्तसर तफ्तीश के बाद भी कोई नतीजा अखज़ न हुआ तो लाश को लावारिस करार देकर ईदी वालों के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने उसकी तदफीन का तमाम बंदोबस्त कर दिया। आज भी वो एजेंट और मालिक मकान ये सोचकर थर्रा जाते हैं कि पुलिस से झूठ बोलकर उन दोनों ने अपनी जान तो बचा ली, मगर कमरे में पड़ी गली सड़ी लाश अगर आमिर की थी तो उसकी नौब्याहता दुल्हन कहाँ गई।